इंसान में कुछ ना कुछ आदतें होती हैं, अच्छी और बुरी। जब तक आदतों का परिणाम अच्छा होता है वो आदतें हमें अच्छी लगती हैं, और धीरे धीरे ये आदतें विश्वास में बदल जाती हैं, और विश्वास कब अंधविश्वास बन जाता है हमें पता ही नहीं चलता। और कुछ लोग हमारी इन्हीं आदतों की कमजोरी का नाजायज फायदा उठाते हैं, और कभी कभी इसका अंजाम एक जुर्म की शक्ल भी ले सकता है। अबे 200 का खाया, 200 का टैक्स, बिल इतना बड़ा चढ़ा के जब मैनेजर को बोला। मुकेश, यस सर। देख उधर रे। जी। ढीला है गेटे, बोलो बोलो। सर 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 क्या हुआ? क्या है? 200 का खाया, 200 का टैक्स, इधर लिखा हुआ है कि मैं पागल है? लेकिन सर ये जो टैक्स है ये गवर्नमेंट को जाता है, हमें नहीं मिलता है। जास्त डोको खाशील ना तो होटल ला ताला लागेल। सर क्या हुआ? क्या ये 200 का खा ले, 200 का बिल। ठीक है, बाहर बैठ के बात नहीं ना, काय बोलायचं नाही, बिल चेंज करा। हे काय? ठीक है चेंज कर देते हैं। एक सेकंड सर। अब नैना को लेबर पेन शुरू हो गए हैं, इसलिए हम पड़ोस की दाई दोषी आंटी के घर लेकर जा रहे हैं। जी मैं हम निकलते हैं। मुकेश, जरा देख लेना बाहर का। जी चलो बता। गीता, क्या है? डिलीवरी यहाँ क्यों? हॉस्पिटल नहीं ले जा सकती थी? इमरजेंसी थी इसलिए यहाँ पर ले आए। लेकिन आई माता रानी की कृपा से पहला बेटा बहुत सही सलामत हुआ है। और दूसरा? वो अभी बताती हूँ। गीता जी, क्या हुआ? साहब माफ कीजिए, मैं एक बच्चे को बचा नहीं पाई। बचा नहीं पाई या मार दिया तूने इस बच्चे को? तुम क्या डॉक्टर हो? यहाँ डिलीवरी कराने की जरूरत क्या थी तुम्हें? मार दिया इस बच्चे को। भैया दूसरे बच्चे की डिलीवरी भी तो इन्होंने कराई है ना? साहब अगर वक्त पर डिलीवरी नहीं करती तो दूसरा बच्चा भी नहीं बचता। चलो नैना को नर्सिंग होम में शिफ्ट करते हैं। नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना है, प्लीज नहीं सुननी। मेरी बात सुन, अभी डिलीवरी हुई है, चच्चा और बच्चा दोनों कमजोर है। अगर उन्हें यहाँ से बाहर निकालेंगे तो उन्हें इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन से दूसरा बच्चा भी मर सकता है। मेरी बात। उठो जल्दी उठो, उठा तुम्हें, उठा जल्दी से उठो पहले। ये नैना भी घर में नहीं है, बच्चा भी घर में नहीं है। सर इसकी बीवी नैना और उसका बेटा गायब, और हमें शक है कि हमारे पड़ोस में जो दाई रहती है मिसेस जानकी दोषी, उन्हीं ने उनको किडनैप किया। आप कौन? मैं इनका बड़ा दिग्विजय माथुर। माथुर परिवार की छोटी बहू नैना, जिसे एक इमरजेंसी में पड़ोस की दाई के घर ले जाया गया था, बच्चा पैदा होते ही फरार हो गई थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक दिन के बच्चे को लेकर नैना घर से निकल पड़ी थी? क्या वो अपनी किसी मजबूरी में घर से भागी थी या फिर किसी साजिश का शिकार हुई थी? अरे सर, इससे औरत ने हमारी बहू को किडनैप किया है, बच्चे को छुपा कर रखा है ताकि हमसे पैसा हट सके। नहीं सर, हम लोग ऐसा क्यों करेंगे? उल्टा वो ही हमारे घर से दागिने और पैसे लेके भाग गई है।
आप लोग डिलीवरी के लिए उसे यहाँ क्यों लाए थे? सर वो इमरजेंसी थी इसलिए लेकर आए थे। एक्सीडेंट था, पैर फिसल गया और वो गिर गई। सर नैना ने बच्चे को कल ही जन्म दिया था, पता नहीं दोनों किस हाल में होंगे, कहाँ होंगे। साहब, हम बूढ़ा बूढ़ी इस उम्र में किसी को क्यों किडनैप करेंगे? सर, घर की तलाशी के बाद लगता है कि गहनों की चोरी हो गई है। कॉल रिकॉर्ड के साथ साथ नैना की पूरी डिटेल निकलवाओ। इसके घर वालों से फोटो लेके आसपास के लोगों से पूछताछ करो। अगर नैना भागी है तो बच्चे के साथ जाते हुए जरूर उसे किसी ने देखा होगा। जी सर। और आसपास के पुलिस स्टेशन में भी नैना का फोटो सर्कुलेट कराओ ताकि उन्हें कुछ पता चले तो हमें मालूम हो सके। और हाँ, मिस्टर एंड मिसेस दोषी, इन पे नजर रखो। हो सकता है इन्होंने ही नैना को किडनैप कराया और अब जानबूझ के नाटक कर रहे हैं। सर, जैसे पहले बच्चा मर गया वैसे ही बाद में नैना और दूसरा बच्चा मर गए होंगे। और इस दिग्विजय के डर से दोषी मैडम भी हमसे झूठ बोल रही होगी। सर, मैंने आसपास के सभी ज्वेलर्स को बोल के रखा है, अगर कोई भी गहने बेचने के लिए आता है तो तुरंत हमें खबर कर दे। दोषी, किडनैपिंग का तो समझ में आता है, लेकिन नैना घर भागी तो क्यों भागी? ऐसी क्या इमरजेंसी होगी कि डिलीवरी के दूसरे दिन ही वो भागे? सर, हो सकता है कि पति और घर वालों से उसकी बनती नहीं होगी और ये बच्चा सुनील का ना हो, किसी और का हो। नैना का कहीं बाहर अफेयर भी हो सकता है। सर ताबड़े, इस दूसरे बच्चे का डीएनए टेस्ट कराओ, पता करो कि ये बच्चा सुनील का है या किसी और का है। और सुनील पे नजर रखो, अगर ये बच्चा किसी और का है तो सुनील कुछ भी कर सकता है। नैना की फैमिली के बारे में पता करो, कुछ तो है जो हम देख नहीं पा रहे हैं या हमसे छुपाया जा रहा है। ओके सर। पुलिस ने आसपास के इलाके में नैना के बारे में पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी उसे बच्चे के साथ भागते हुए नहीं देखा था। और वहीं दूसरी तरफ जब पुलिस ने मामले की छानबीन की तो उन्हें पता चला कि दिग्विजय की 3 बेटियां थीं और अब सारा परिवार सुनील के होने वाले बेटे को लेकर बहुत खुश था। नैना का फोन अब तक ट्रेसेबल नहीं है। मिस्टर एंड मिसेस दोषी के कॉल रिकॉर्ड्स भी बिल्कुल क्लीन है। सुनील पर हमारे खबरी नजर बनाए रखी है, लेकिन सर ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिस पर हम शक कर सकें। तावड़े, मेरी गट फीलिंग कहती है कि नैना इस वक्त किसी बहुत बड़े खतरे में है और ये मामला मुझे किडनैपिंग से ज्यादा घरेलू लग रहा है। वरना इस हालत में डिलीवरी के 1 दिन बाद कोई भी औरत अपने बच्चे को लेकर भागने का रिस्क नहीं लेगी। जो परिवार अपने होने वाले बच्चे को लेकर इतने उत्साह में था, लगता नहीं कि उसे कोई नुकसान पहुंचाएगा। मम्मा, आपको नैना आंटी की याद आ रही है ना? हाँ बेटा, तुम्हारा छोटा भाई हुआ भी लेकिन तुम उसे देख तक नहीं पाई। पता नहीं तुम्हारी चाची और तुम्हारा छोटा भाई किस हाल में होगा। घर वाले कहाँ हैं? साहब, घर पे तो कोई नहीं है। तुम कौन हो? नाम क्या है तुम्हारा? मैं इधर काम करती है, माझं नाव सविता। नैना मैडम कैसे गिर गई थी? साहब, इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, मैं थोड़ी देर बाद आई थी। नैना मैडम का घर वालों के साथ बर्ताव कैसे था? साहब, सब उनको बहुत मानते थे। नैना मैडम बेटा जो देने वाली थी, वो क्या है ना, बड़े साहब के कोई बेटा नहीं है ना, उनकी सिर्फ 3 बेटियां हैं। उधर है। हेलो बेटा। हेलो। अच्छा, नैना आंटी को गिरते हुए आपने देखा था? कुछ बता सकती हो उसके बारे में? हाँ, चाची गिरी नहीं थी, बुआ ने उन्हें धक्का मारकर गिरा दिया था। कैसा लगा दोस्तों? बिल्कुल आपकी तरह स्वीट एंड सॉल्टी। और हमारा ये रेस्टोरेंट कैसा लगा? आपसे थोड़ा कम। क्यों धक्का दिया था नैनो को?
सच सच बताओ कि बात क्या है? अरे हाँ हाँ सुनो, अगली किटी पार्टी याद है ना? बिकिनी थीम, सबको बिकिनी पहन के आना है। इस उम्र में बिकिनी? उम्र हुई होगी तेरी, मैं तो अभी 26 की हूँ। क्या दीदी, आप भी झूठी बोलना था तो थोड़ा सोच के बोलती, 36 भी बोलती तो भी चल जाता। चलो चमको निकलते हैं। निकलते करके चल बाय। मेरे दोस्तों के सामने मेरा मजाक उड़ाती है, और मुझे क्या पता था कि मेरे धक्का देने से वो गिर जाएगी और उसके लेबर पेन शुरू हो जाएंगे। तुम्हारे धक्के की वजह से सिर्फ उसे लेबर पेन शुरू नहीं हुआ, बल्कि उसका एक बच्चा भी मर गया था। आपके पास क्या प्रूफ है कि मेरे धक्का देने की वजह से वो बच्चा मर गया? देखिए सर, अक्सर जुड़वा बच्चों की डिलीवरी में एक आध बच्चा मर ही जाता है। अभी हमारे पास प्रूफ नहीं, लेकिन जब प्रूफ होगा ना तो सीधा जेल की हवा खानी पड़ेगी। लेकिन सर, मैंने धक्का जरूर दिया था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं क्रिमिनल हूँ, किसी का मर्डर या किडनैप करूंगी। इसके कॉल रिकॉर्ड करो, काफी चालाक करो, इसकी बातों पे भरोसा नहीं कर सकते। जी सर, मैं श्वेता से बहुत प्यार करता था, पर भैया मेरी शादी नैना से करवाना चाहते थे। एक बहुत अच्छी लड़की है नैना, 36 के 36 गुण मिल रहे हैं। मैंने वो लड़की तुम्हारी शादी के लिए फाइनल कर दी है। मैं भैया की बात टाल नहीं सका था सर। और जब नैना को बच्चा हो गया तो किडनैप करवा दिया उसे या मरवा दिया उसे? मैं ऐसा क्यों करूंगा सर? मेरी तो शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। मैं तो खुश था कि मैं बाप बनने वाला हूँ। मैं क्यों करूंगा ऐसा? सर, हमें नैना से बहुत प्यार है, उसकी बहुत चिंता हो रही है हमें। आप मेरे बच्चे और नैना को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। अच्छा, इतनी चिंता है नैना की, तो श्वेता के घर पे क्या कर रहा था? सर वो, अभी तुम जाओ, कुछ भी पता चलेगा तो खबर करेंगे। सर, मुझे तो लग रहा है ये सुनील हमसे कुछ छुपा रहा है। नजर रखो इसमें। वैसे इसकी माने तो दिग्विजय को बहुत पड़ी हुई थी सुनील की नैना से शादी। हाँ सर, एक बात गौर की आपने, सुनील से भी ज्यादा दिग्विजय बच्चे के लिए परेशान था, और उस दिन भी वो मिस्टर दोषी के ऊपर कैसे इल्जाम लगा रहा था। अरे सर, इससे औरत ने हमारी बहू को किडनैप किया है, बच्चे को छुपा कर रखा है ताकि हमसे पैसा ऐड सके। नहीं सर, हम लोग ऐसा क्यों करेंगे? बुलाओ उसे। हे भगवान, हे देवा। अरे तू डर मत, मेरा बच्चा? तेरा बच्चा इधर झूले में रखा है। अच्छा तू रुक, मैं पानी लाती हूँ। दरवाजा खोलना, मेरी बीवी ने ना दरवाजा बंद कर दिया। रामा, क्या रे? दरवाजा रोज का खोल। नाटक है तेरा। तू डर मत, ये मेरा आदमी है, रोज दारू पीते रहता है। निकल यहाँ से, चल। रामा, निकल, दरवाजा खोल। निकल यहाँ से, बेवड़ा का नाटक करता है। ये, तू डर मत। अरे उसका तो रोज का नाटक है। तू बैठ, बैठ आराम से, पानी पी ले। सर, मैंने सुनील की शादी नैना से करवाई थी क्योंकि सर मुझे एक बेटा चाहिए था। बेटा चाहिए था मतलब? तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? कहीं तुमने अवैध लिंग भेद जांच तो नहीं करवाई थी? जी वो सर, मुझे तो 3 बेटियां ही हैं और मेरी वाइफ गीता अब कंसीव नहीं कर सकती, और मुझे मेरे खानदान के लिए वारिस तो चाहिए था। और शिवनाथ बाबा ने भी बोला था कि नैना की कुंडली में बेटा ही लिखा हुआ है। तुम निसंदेह इस कन्या का विवाह अपने भाई से करवा दो, क्योंकि इस कन्या से पुत्र की प्राप्ति होगी।
सर सुनील, नैना और मैं, हम तीनों के बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि नैना को जो भी बेटा होगा वो सुनील और नैना मुझे दे देगी। मतलब सब राजी थे, खुशी खुशी राजी थे। लेकिन सर इस चुड़ैल बुढ़िया ने मेरे एक बेटे को तो मार दिया और दूसरे बेटे को गायब करके बैठी है। देखो दिग्विजय, हम मिस्टर और मिसेस दोषी के ऊपर नजर रखे हुए हैं और हमारे हाथ ऐसा कुछ भी नहीं लगा जो तुम बता रहे हो। अरे सर, लेकिन नैना और उसका बेटा गायब है, ये तो सच है ना सर? कहीं ऐसा तो नहीं है कि नैना तुम्हें बेटा देना ही नहीं चाहती थी और तुम जबरदस्ती छीनना चाह रहे थे उससे? ऐसा कुछ नहीं है सर, आप चाहे तो सुनील से पूछ लीजिए ना। नैना हमारे साथ बहुत खुश थी, लेकिन जब से हमारा वारिस गायब हो गया, मैं सर प्लीज हमारे वारिस को ढूंढ लीजिए सर। अब जाओ, कुछ भी पता चलेगा तो बताएंगे तुमको। बेटियां आज अंतरिक्ष से लेकर फौज तक अपनी सफलता का परचम लहरा रही हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बेटे और बेटी के फर्क में उलझे हैं। आज भी लोग बेटियों को अपना वारिस नहीं समझते और बेटे की चाहत में कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। कहीं नैना का बच्चे को लेकर भाग जाना इसी अध्याय की एक कड़ी तो नहीं थी? पुलिस इन सारी घटनाओं को जोड़कर किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। सर मुझे नहीं लगता कि इस दिग्विजय को नैना की कुछ फिक्र भी है, उसे सिर्फ वारिस चाहिए। हो सकता है इसने ही नैना को बेटे के लिए गायब किया है और हमें झूठी कहानी सुना है। हो सकता है सर, और ये भी हो सकता है कि मिस्टर एंड मिसेस दोषी इससे मिले हुए हो और गहरे चोरी हो जाने की कहानी बनाकर हमें गुमराह कर रहे हो। होने को तो कुछ भी हो सकता था। इन सब पे नजर रखो और पंडित शिवनाथ के बारे में पता करके कुंडली का रहस्य खुलवाओ। ओके सर। सुनिए, इतने दिन हो गए, नैना का और उसके बच्चे का कुछ भी पता नहीं चला। पुलिस ढूंढ रही है ना उसे। एक बार मुझे मेरा बेटा मिल जाए, फिर औरत से हाथ जोड़ लूंगा मैं। मुझे मेरा बेटा चाहिए बस। आप ही कैसी बातें कर रहे हैं? नैना हमारे घर की बहू है, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है ना। बस देखो गीता, जो लड़की मेरे बेटे को लेकर भाग जाती है उसके लिए मेरा कोई फर्ज नहीं बनता है। सर ये रही नैना की बच्चे की डीएनए रिपोर्ट। रिपोर्ट के हिसाब से तो बच्चे सुनील के ही, मतलब नैना का कोई लव या एक्स्ट्रा मैरिटल एंगल नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि नैना और उसके बच्चे को किसी से जरूर खतरा होगा, इसीलिए वो भागी। लेकिन सवाल यह है कि नैना भाग किससे रही? या तो नैना ने बच्चा देने का इरादा बदल दिया, इसलिए भाग गई। सर हमने मिस्टर और मिसेस दोषी और सुनील इन तीनों के ऊपर नजर बनाए रखी, लेकिन अब तक कुछ हाथ नहीं लगा। और चमको और सुनील के कॉल रिकॉर्ड्स भी क्लीन है सर, लेकिन मुझे अब भी चमको के ऊपर ही शक है। बहुत शातिर औरत है सर। सर लोगों से मिली जानकारी से पता चला है कि चमको और नैना की बनती नहीं थी, और चमको से जब पूछताछ की तो उसे भी कोई अफसोस नहीं है इस बात का। आपके पास क्या प्रूफ है कि मेरे धक्का देने की वजह से वो बच्चा मर गया? इस चमको पे नजर रखो, क्योंकि हम मर्डर और किडनैपिंग के एंगल को रूल आउट नहीं कर सकते। इस नैना का फोन भी तो ट्रेस नहीं हो रहा। एक बार ये फोन ट्रेस हो जाए तो सब कुछ क्लियर हो जाए। अरे रमा, मैं कितनी दिवस बाहर झोपला है, मैं इन लोग बाहर कर रहा। छोड़ बच्चे को। कितना दिन बाहर से हो गए? अरे तू निकल इधर से, नाटक करता है दारू पी के। नहीं, चल बाहर निकल। तू चल नहीं इधर से। मेरा बच्चा। बाहर चल, बच्चा लेके बाहर चल। तू काळजी करू नकोस। रमा, इन लोग बाहर कर। सर बाबा तो यहाँ है नहीं, काफी लोगों से पूछताछ की तो पता चला है तो बहुत सारे लोगों के पैसे लेकर वो भाग गया। पता करोगे कहाँ भागा है? मिल गया तो बेटा और कुंडली दोनों का राज साफ हो जाएगा। बच्चे को बाहर ले जा तू। रमा, इसको बाहर निकाल, बच्चे को फेंक दूंगा। अरे तुम चलो अंदर। चल नहीं बात होंगे रमा। रोज दारू पी के नाटक करते हैं। किटकिट आहे ना, कंटाळा आलाय मला तर याचा। वैताग आलाय जिसका रोज दारू पिऊन नाटक करतो। पर ताई, ये सब मेरी वजह से तो हो रहा है ना। तू काळजी करू नकोस, मी आहे ना। मुझे तो बस यही लग रहा है ये मेरा आदमी दारू पी के इस बच्चे को कुछ ना करे। वो नशे में कुछ भी कर देता है। वो अपने घर वालों से बात कर लेना, उनको फोन कर दे, उनको भी समझ में आएगा ना तू यहाँ पे है। मैंने आज मन्नत मांगी कि नैना और नैना के बच्चे का पता चल जाए। पता नहीं कब पता चलेगा नैना का।
बैग लो। नहीं सर, कुछ देख नहीं पाई मैं। सर पूछताछ में पता चला है कि कुछ लोगों ने यह हादसा होते हुए देखा है और उनका कहना है कि ड्राइवर का मुंह ढका हुआ था और गाड़ी को नंबर प्लेट भी नहीं थी। जरूर कुछ ऐसा था जो गीता नैना और बच्चे के बारे में जानती थी, इसीलिए वो खतरा बन गई। अब हमें ये पता लगाना होगा कि गीता का कातिल है कौन। जब तक पुलिस नैना और उसके बच्चे तक पहुंच पाती, गीता का कत्ल हो गया था। लेकिन गीता तो एक सच्ची और अच्छी घरेलू महिला थी। एक वही थी जिसे नैना की परवाह थी और नैना के गायब हो जाने के बाद वो बहुत परेशान भी थी। तो फिर कोई क्यों गीता जैसी महिला की हत्या करेगा या करवाएगा? पुलिस के लिए मिसिंग केस से शुरू हुआ ये सिलसिला अब एक सनसनीखेज मोड़ ले चुका था। मम्मा, मम्मा उठिए मम्मा, मम्मा। सर, दोषी के पास बहुत माल आ गया है। ज्वेलरी शॉप में ज्वेलरी खरीद रहा है सर वो। अब गहने छुपाने से कोई फायदा नहीं होगा मिसेस जोशी, क्योंकि हमें पता है कि ये गहने पिछले 1 साल से गिरवी थे। और तुम ये बताओ कि अगर ये गहने गिरवी थे तो नैना कौन से गहने लेकर भाग गई? और ये गहने छुड़ाने का पैसा आया कहां से तुम्हारे पास? बताओ, वरना अब तुम्हारी सारी जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे जाएगी। नहीं नहीं साहब, सब हाथ जोड़ते, अब ये अंडा कहीं काम नहीं है। मुझे कोई काम पे रखता नहीं है। घर चलाने के लिए मैंने एक एक जेवर सब हम लोगों ने साहूकार के यहाँ देके उससे पैसे उठाए थे, जैसे तैसे घर चला रहे थे। पता नहीं वो नैना को हमारे बारे में कहाँ से पता चला, और एक दिन वो यहाँ पे आई और मैं आपकी मदद पैसों से कर सकती हूँ, लेकिन बदले में आपको भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। मदद? कैसी मदद? मैं अपने बच्चे की डिलीवरी के लिए कुछ भी करके यहीं पे आऊँगी आपके पास। आपको ही मेरी डिलीवरी करनी पड़ेगी, और फिर डिलीवरी के बाद मैं अपना बच्चा लेके यहाँ से भाग जाऊँगी। भाग जाऊँगी? अगर किसी ने पूछा तो बोल दो कि चोरी करके भाग गई, इससे आप पे भी कोई शक नहीं जाएगा। ये आप रख लीजिए, डिलीवरी होने के बाद मैं और दे दूँगी। अब तुम ये बताओ कि नैना और उसका बच्चा कहाँ पर है? हमें नहीं मालूम साहब। यहाँ से जाने के बाद उसने कभी हमें कांटेक्ट भी नहीं किया, और डर के मारे हमने भी उसे कभी फोन नहीं किया। क्या नैना ने कभी बताया था कि वो क्यों भागना चाहती है? पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। नहीं साहब, हम लोगों को क्यों? हमने कुछ नहीं किया। जो भी किया नैना ने किया साहब, हमने कुछ भी नहीं किया। दोषी दंपत्ति की जानकारी से नैना का एक अलग चेहरा पुलिस के सामने उभर कर आया था। उनके मुताबिक नैना बहुत सोच समझकर भागी थी। उसका यूं भाग जाना क्या उसकी कोई मजबूरी थी या फिर कोई चाल? क्या उसके भागने का पुलिस के लिए सारे मामले एक पहेली बनते जा रहे थे, और ऐसे में ये बहुत जरूरी था कि जल्द से जल्द पुलिस नैना को ढूंढ निकाले। सर, नैना की फोन की लोकेशन ट्रेस हो गई है। हाँ, पहुंच गए हम लोग। हाँ भाई पर सर, लोकेशन यही। सर्च करो, नैना या उससे जुड़ा कोई सामान मिलता है क्या? सर, लड़की यहाँ नहीं है। तावड़े, हो सकता है नैना किसी बहुत बड़े खतरे में है, और ये फोन भी नैना का हो सकता है। पता करो ये घर किसका है। मोबाइल को फॉरेंसिक लैब में भेजो, शायद कोई सुराग नहीं। यस सर। अपने खबरियों को एक्टिव कर दो, बोलो दिग्विजय पे नजर रखें। हो सकता है अब नैना और बच्चे को लेकर वही भागा है, क्योंकि बच्चे की सबसे ज्यादा लालसा उसी को थी। तो नैना आखिर थी कहाँ? कहीं गीता के कातिल अब नैना के पीछे तो नहीं पड़े थे?
उठ! इस फोटो को ठीक तरह से देख और बता ये औरत और उसका बच्चा कहाँ है? साहब इस औरत को मैंने पहले कभी देखा ही नहीं है। झूठ बोलता है? तेरी इस औरत का फोन तेरे खोली में कैसे मिला? मैं 4 दिन से खोली पे गया ही नहीं। क्यों? ओ मैं वो खोली मेरे दोस्त को भाड़े से दिया है। कौन सा दोस्त? अशोक रेस्टोरेंट में काम करता है। मुकेश कहाँ है? साहब वो तो आज काम पे नहीं आए। कहाँ रहता है वो? तो मुकेश का घर कौन सा? अगर घर हाथ जोड़ो। अगर घर की अच्छी तरह से तलाशी लो और तुम आसपास पूछताछ करो कि वो कहाँ गया है। जी सर। नैना के अकाउंट में मुकेश पैसे भरता था? कुछ पता चला? सर पड़ोसी ने बताया है, वो अभी अभी यहाँ से निकला है। अगर एक काम करो, रिक्शा स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हर जगह अलर्ट कर दो। वो शहर छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहिए। सर गीता को कौन क्यों मरवा सकता? हो सकता है गीता को नैना के ठिकाने के बारे में पता चल गया हो और नैना ने गीता को मरवा दिया, या इस हत्या के पीछे चमकू भी हो सकती है। हो सकता है गीता को पता चल गया हो कि चमकू ने अपनी जेलिस की वजह से नैना को गायब किया। इस चमकू पे नजर रखो। सर ये देखिए, इस गुंडे को उठा के थाने लेकर आओ। बता, तूने दिग्विजय से पैसे क्यों लिए थे? साहब उसने अपने बीवी को मारने के पैसे दिए थे साहब। नैना कहाँ है? मुझे नैना के बारे में कुछ नहीं पता साहब। हमारे पास और कोई चारा नहीं था साहब। अरे सुनिए, आपका फोन बज रहा है। तुम ही देखो जरा, उठा लो कौन है। अच्छा ठीक है, देखती हूँ। साहब वो नैना तो भाग गई, मार नहीं पाए हम उसे। कौन है? किसका फोन? तुम दोनों को पता था कि नैना भाग गई है और तुम दोनों मिलकर झूठ मूठ का नाटक कर रहे थे। अब नैना को मरवाना चाहते हो। मैं ये सब जाकर पुलिस को अभी बता दूंगी। जाओ बता, जाओ अभी जाके बता दो। और कर भी क्या सकती हो तुम? एक बेटा तो जल नहीं पाई और हमें जेल डलवाएगी। हाँ कर पाऊंगी और पुलिस को जाकर सब कुछ सच बता दूंगी। तो तुम चुप रहो, मैं सुन के। भाभी भैया तो गुस्से में कुछ भी बोल रहे हैं ना, आप परेशान मत होना। आपकी कसम मैं उन दोनों को ले आऊंगा, बस आप पुलिस के पास मत जाना, मत जाना। सर भाभी की धमकी से हम डर गए थे। अगर वो आपके पास आती तो बिजनेस के हमारे और भी काले कारनामे बाहर आ जाते, इसलिए हमने उसको सुपारी दी। हाँ उड़ा दो उसको। नैना और उसका बच्चा कहाँ? नैना को अपने मैनेजर मुकेश के हाथों गायब करवा दिया और मुकेश को कहीं फरार करवा दिया। नैना, उसका बच्चा और मुकेश कहाँ है? सर हमें नहीं मालूम सर, हमें नहीं मालूम, वाकई नहीं मालूम होगा। मैं मानता हूँ कि हमने उसके पीछे कुंडे लगवाए, उसे मारने की कोशिश की, उसे मारना चाहते भी थे, साल तो बचकर निकल गए सर। हमें अब नहीं पता वो कहाँ है, वाकई नहीं पता। क्यों मारना चाहते थे नैना को और क्यों भागी वो? सर क्योंकि नैना को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया था। भैया आपको हमेशा से पता था ना कि मैं श्वेता से शादी करना चाहता हूँ, पर आपने न जाने कहां से नैना मेरे मत्थे मर दी। कब तक इससे शादीशुदा होने की एक्टिंग करूं मैं? सुनील तू शांत रह। देखो इस नैना से हमें एक बार बेटा मिल जाने दो, बाद में इस नैना को तलाक देकर तुम श्वेता से शादी कर लो ना। फिलहाल समझो कि तुम अपने भाई की बहुत बड़ी मदद कर रहे हो। अच्छा
तो ये प्लान है तुम लोगों का। मैं भी देखती हूँ कि मुझे दूध में से मक्खी की तरह कैसे निकालते हो तुम लोग। अगर मुझसे बेटा चाहिए ना तो बदले में मुझे भी कुछ देना पड़ेगा। देना पड़ेगा मतलब? नैना क्या चाहिए? मुझे रेस्टोरेंट में पार्टनरशिप चाहिए, तभी बेटा मिलेगा। हमने उसकी पार्टनरशिप वाली बातों में हमें तो भर दी सर, लेकिन बाद में तय किया था कि बेटा होते ही उसे रास्ते से हटा देंगे, सब उसे मार देंगे। ये क्या किया भैया आपने? रेस्टोरेंट उसको पार्टनरशिप दे दी। सुनील, जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। एक बार ये नैना का बेटा हमें मिल जाए, पार्टनरशिप क्या, रास्ते से ही हटा देंगे इसे। हो सकता है उसे हमारे प्लान के बारे में पता चल गया हो और इसलिए वो बेटे को लेकर मिसेस दोषी के घर में छुप गई ताकि हमसे कुछ डील कर पाए। लेकिन सब अब वो कहाँ है हमें वाकई नहीं पता सर। वो बस आए, हमें हमारा वारिस दे दे और उसे जो चाहे ले जाए सर। तुम दोनों अब किसी को कुछ नहीं दे पाओगे, क्योंकि बची हुई जिंदगी जेल में सड़ना है तुम दोनों को। सवाल अब भी यही है कि नैना कहाँ और किस हाल में होगी। हेलो, तुम वही रुको, हम आ रहे हैं। मैं आपको सच सच बताता हूँ, सब नैना जो थी एक नंबर की लालची थी साहब। मेरे पैसों पे पली और अब मेरे पैसों पे कब्जा करना चाहती थी। सब हमें पता है कि शादी से पहले तू नैना का खर्चा उठाता था। तेरे कौन से पैसे पे कब्जा कर रही थी वो? वो रेस्टोरेंट के पार्टनरशिप के पैसे साहब, जो दिग्विजय सर के साथ मेरी बात हुई थी। ये लड़की मेरी मौसेरी बहन है और अनाथ भी है। इस लड़की की शादी अपने सुनील सर से करवा दो सर, और उन दोनों से जो बच्चा होगा ना सर, उसे आप अडॉप्ट कर लो, क्योंकि सर इसके कुंडली में साफ साफ लिखा हुआ है लड़का ही होगा। अगर सर आपको भरोसा नहीं है तो आप शिवनाथ बाबा के पास जाकर चेक करवा लो। अगर इससे बेटा होता है तो तू जो भी मांगेगा ना मैं तुम्हें दे दूंगा। सर मुझे इस रेस्टोरेंट में पार्टनरशिप चाहिए। सर दिग्विजय सर बच्चे के लिए पागल हो गए थे और ऊपर से अंधविश्वासी भी थी। मैंने शिवनाथ बाबा को बोल के झूठी कुंडली बताई और दिग्विजय सर को उनसे मिलवाया। इस तरह से साहब मैंने उनको अपने जाल में फंसा। लेकिन सर दिग्विजय साहब बहुत बड़े धोखेबाज निकले। सर अब तो आपको बेटा भी होने वाला है, तो सर वो पार्टनरशिप के पेपर पे साइन कब करोगे आप? थोड़े दिन रुक जाओ, एक और पार्टनर भी जुड़ना चाह रहा है, उसे रास्ते से साफ करके तुम्हें बता दूंगा। बच्चा पैदा होते ही नैना भाग गई। मुझे लगा सब चौपट हो गया, मेरी पार्टनरशिप गई। आपके आने के बाद मैंने शिवनाथ बाबा को बोला कि आप शहर छोड़ के चले जाएं। लेकिन सर मेरी किस्मत अच्छी थी, नैना ने 10 दिन के बाद मुझे फोन किया। हेलो हेलो मुकेश भैया। नैना तू कहाँ है? मुकेश भैया वो दिग्विजय और सुनील ने मेरे पीछे गुंडे छोड़ रखे हैं। मैंने उनका सारा प्लान पहले ही सुन लिया था। वो चाहते कि वो मुझे मार के मेरे बच्चे को लेके जाए। मैं आपको बाकी की बातें घर ही आके बताती हूँ। नहीं, तू मेरी बात सुन, तू मेरे घर पे मत आ। फिर मैंने नैना को अपने बेवड़े दोस्त के घर पे बुलाया। मुझे लगा अगर वो मेरे घर पर रहेगी और पुलिस को शक हो गया तो पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी। देख नैना, तू यहाँ मेरे साथ पूरी तरह से सेफ और सुरक्षित है। तू और तेरा बच्चा मेरे पास है। अब मैं दिग्विजय के साथ अच्छी तरह से पार्टनरशिप की डील कर सकता हूँ। पार्टनरशिप की डील? हाँ, रेस्टोरेंट की पार्टनरशिप की डील। नैना क्या हुआ, बता तो। कहीं आपने मेरे बच्चे के बदले की रेस्टोरेंट की पार्टनरशिप की डील तो? हाँ, उन्होंने ऐसी डील मेरे साथ भी की थी। यही तो था उनका प्लान, मुझे मार के मेरा बच्चा और रेस्टोरेंट दोनों हड़पना चाहते थे। बड़ा आपको पार्टनरशिप की डील देंगे, शादी मैं करूं, बच्चा पैदा मैं करूं और जिंदगी भर खाएंगे मलाई आप। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। डील तो मैं ही करके रहूंगी। एक और पार्टनर भी जुड़ना चाह रहा है, उसे रास्ते से साफ करके तुम्हें बता दूंगा। नैना एक बच्चे को नीचे रखो, हम बैठ के बात करते हैं। एक बच्चे को नीचे रखो, हम बात करते हैं ना। नैना एक बात बता, वो पार्टनर तुम थी जिसकी वजह से दिग्विजय ने मुझे पार्टनर बनने से मना कर दिया था? हाँ।
पार्टनरशिप चाहिए तुझे? एहसान फरामोश, मैंने तुझे सड़क से उठाकर महलों तक पहुंचाया और नागिन बनकर तू मुझे डसने चली। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं उसे मारना नहीं चाहता था साहब, लेकिन वो गलती से मेरे हाथों मारी गई। नैना की लाश कहाँ है? जंगल में दफना दिया साहब। और बच्चा, बच्चे को भी फेंक दिया? नहीं साहब, बच्चों को मैंने मुकेश ने हमें सब बता दिया। तुम बच्चे को अनाथ आश्रम क्यों ले गई? मेरे हाथों से अनजाने में पाप हो गया और इस बात का पछतावा मुझे हो रहा था। जो आईना मुझे मेरा काल्पनिक चेहरा दिखाता था, अब वो मेरी असली सूरत दिखाने लगा। उस बच्चे को अनाथ आश्रम में मैंने ही रखा था। मैं अगर उसे घर ले जाती तो सबको लगता कि नैना को मैंने ही मारा है। 2 साल बाद उसी बच्चे को अडॉप्ट करने वाली थी। मुझे बच्चा भी मिल जाता और बच्चा अपने परिवार में ही रहता। अगर यही सोच तुमने वक्त रहते अपना ली होती ना, तो आज तुम्हारी जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं होती। और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आखिरकार एक जुर्म का पर्दाफाश हुआ, लेकिन एक नवजात शिशु का जीवन उथल पुथल हो गया। उसे खबर तक नहीं थी कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही और उसके परिवार वाले जेल की सलाखों के पीछे। वो बच्चा इस खानदान का वारिस होकर भी लावारिस रह गया। बुरी आदतों से पनपा ये विश्वास और अंधविश्वास का खेल स्वार्थ की तरफ ले गया और अंत में जुर्म के बीज बो गया। हमें अपनी आदतों पर नजर रखनी चाहिए। समय समय पर मूल्यों और नैतिकता के मापदंड पर उसे आंकना चाहिए। हमारी रोजमर्रा की बुरी आदतें कब हमें अपना शिकार बना लें, ये पता ही नहीं चलता। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम अच्छी आदतें अपनाएं और बुरी आदतों की जंजीरों को तोड़कर सही मायनों में खुद पर आजादी पाएं। तूने साबित कर दिया कि तू हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। आइए सर, ये डॉक्टर पटेल, केदार सिंह के बड़े बेटे मनोज सिंह के साइकियाट्रिस्ट। बैठिए। सर, मनोज पिछले 2 साल से इस गिल्ड से बाहर ही नहीं आ पा रहा है कि वो अपनी पत्नी को उसके जीते जी खुश नहीं रख पाया। मनोज की वाइफ कविता को हुआ क्या था? सर, उसे कैंसर था और मनोज को ड्रिंक करने की हैबिट थी और इसी वजह से दोनों का झगड़ा होता था। लेकिन कविता को खोने के बाद मनोज ट्रॉमा में चला गया और उसकी हालत ऐसी हो गई कि वो किसी से बात तक नहीं कर पाता था। तो अब उसकी मेंटल कंडीशन कैसी है? मतलब इतना वायलेंट होता है कभी कभी कि किसी को नुकसान पहुंचाए? सर, पहले वो वायलेंट हुआ करता था, पर किसी और पे नहीं बल्कि खुद को ही हार्म पहुंचाने की कोशिश करता था। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि उसे मेंटल असाइलम में भेजना चाहिए? सर, मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि उसे मेंटल असाइलम भेजना चाहिए और इसी सिलसिले में मैंने उसके फादर के साथ बात भी की थी, पर मनोज की मदर उसे अपने पास ही रखना चाहती थी। इसलिए मैंने उन दोनों को ये बात सजेस्ट की कि मनोज को किसी ऐसे रूम में रखा जाए जहाँ पे ऐसी कोई चीज़ ना हो जिससे वो अपने आप को ही हार्म पहुँचा सके। तो आप मनोज का इलाज करने के लिए उनके घर जाते हैं? जी सर, वैसे वो लोग उसे कहीं बाहर लेकर जाते नहीं हैं। हाँ, कभी कभार मनोज का टेस्ट वगैरह करवाना होता है तो मनोज की मदर और उनका ड्राइवर उसे साथ लेकर यहाँ आ जाते हैं हमारे हॉस्पिटल में। ड्राइवर रहमत खान? जी वही। अच्छा, इस रहमत खान के बारे में कुछ जानते हैं आप? सर, ऐसा कुछ खास तो नहीं जानता, लेकिन हाँ आजकल वो हॉस्पिटल रेगुलरली आ रहा है और डॉक्टर राणा से मिल रहा है। डॉक्टर राणा वो भी साइकियाट्रिस्ट हैं? नहीं सर, वो हमारे हॉस्पिटल में सर्जन है। सर्जन? जी सर। तो रहमत खान उनसे क्यों मिल रहा है? इस बारे में तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। लाइबा, लाइबा, लाइब, सुनो, लाइबा, लाइबा, लाइब।
भैया, आपको कोई कविता की फोटो नहीं दिखाता ना इस घर में? आप कविता की फोटो देखना चाहते हो? मैं दिखाती हूँ, देखो देखो कविता की फोटो। इंदु, तू पागल हो गई है? ये तू हालत देख रही है इसकी, और ये क्या कर रही है तू? जिसकी वजह से इसकी ये हालत हुई है उसको जाके समझाओ, अपने उस शैतान पति को। और हाँ, उसे कह देना अगर उसने फैक्ट्री में हमें हिस्सा नहीं दिया ना तो मनोज भैया की तरह सबकी दुखती रग पे हाथ रखेंगे हम। सर, ये मनोज के वाइफ कविता के मेडिकल रिकॉर्ड्स, उसकी डेथ नेचुरल थी। अगर कविता की मौत नेचुरल थी तो मनोज को ऐसा क्यों लगता है कि कविता की मौत उसकी वजह से हुई? शर्मा, डॉक्टर पटेल ने हमें बताया था कि रहमत खान आजकल किसी सर्जन से मिल रहा है, डॉक्टर राणा से। लेकिन हाँ, आजकल वो हॉस्पिटल रेगुलरली आ रहा है और डॉक्टर राणा से मिल रहा है। और जिस रात बुलबुल गायब हुई, रहमत खान ने केमिस्ट से इंजरी से रिलेटेड दवाइयाँ खरीदी थी। शायद डॉक्टर राणा और रहमत खान की मुलाकात का राज बुलबुल की इंजरी से हो, और जिसकी वजह शायद मनोज हो। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। हटिए सामने से, पीछे हटिए। पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए। फोन किसने किया था? साहब हमने फोन किया था। हम यहाँ से जा रहे थे तभी इस लड़की की लाश यहाँ पे पड़ी देखी। किशोरी, चेक करो, आसपास पूछताछ करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। लाइबा लाइबा कहाँ है? घर पे आई नहीं लाइबा? नहीं आई मतलब? आप ही के साथ तो गई थी और आप ही हैरान हो रहे हो। हम आपको बताते, आप चलो। क्या रहमत वाकई लाइबा की हत्या से अनजान था? पुलिस ने जब रहमत के परिवार को लाइबा की हत्या के बारे में बताया, क्या रहमत का शक सही था या फिर इसके पीछे भी केदार सिंह की कोई साजिश छिपी थी? हालांकि पुलिस रहमत से जुड़े उस राज का भी पता लगाना चाहती थी जो डॉक्टर राणा और रहमत की मुलाकात से जुड़ा था। लेकिन फिलहाल इन संभावनाओं की पड़ताल की जा रही थी कि कहीं लाइबा की हत्या बेटी के बदले बेटी छीन लेने की रंजिश से तो नहीं जुड़ा था। सर, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे कह चुका हूं, मेरा लाइबा के मर्डर से कोई लेना देना नहीं। लेकिन तुम्हें तो यही लगता है ना कि बुलबुल को रहमत ने गायब किया, तो हो सकता है उसकी बेटी को मारकर तुमने उससे अपना बदला लेने की सोची। सर, माना कि बुलबुल के लिए हम खून के आंसू रो रहे, लेकिन हम इतने भी गए गुजरे नहीं हैं कि किसी की बच्ची की जिंदगी छीन ले, और वो भी उस बच्ची की जिसे मेरी बेटी अपनी बहन से भी बढ़कर मानती थी। सर, पता चला था कि बुलबुल का बाप लाइबा के धर्म से भी नफरत करता है। सर, कहीं बुलबुल के गायब होने का चक्कर इन सब से जुड़ा? मुझे नहीं लगता शर्मा कि बुलबुल के गायब होने से इनका कोई लेना देना है, लेकिन लाइबा के मर्डर में बुलबुल के मदर या फादर दोनों का हाथ हो सकता है। पता लगाओ, लाइबा की हत्या के दौरान ये दोनों कहाँ थे और उस वक्त रहमत कहाँ था। लाइबा ने रहमत खान की मर्जी के खिलाफ केदार सिंह के बेटे मनोज के बारे में बोला। वो घर में ना वो लोग किसी को एक कमरे में बंद रखते हैं। हो सकता है लाइबा कोई और राज भी जानती हो जो उसकी हत्या की वजह बना। देख, मैंने खास तेरे लिए बनाया, ये ले। मनोज, ले बेटा। नहीं खाना हमको। क्यों? हमने मारा ना उसको। सर, रहमत खान जिस सर्जन डॉक्टर राणा से मिल रहा था, मेरी उससे बात हुई। वो फिलहाल आउट ऑफ स्टेशन है, कल सुबह फैजाबाद आ रहा है। एसिड अटैक केस में कोई अपडेट? सर, उस ब्लू स्कूटर का तो कोई लीड नहीं मिला, लेकिन इस साल सामने आए एसिड अटैक के 106 केसेस मैंने स्टडी किए। उनमें से 97 केसेस में क्रिमिनल्स बिहाइंड द बार है और ये 9 लोग वांटेड हैं। प्रीति और शिल्पी पर जिन एरियाज में एसिड फेंका गया था, लाइबा और रहमत खान को
अबू सराय में एक साथ देखा गया था। लाइबा सर वहाँ के स्त्री वाले ने दोनों की फोटो आइडेंटिफाई भी की है और उसने ये भी बताया कि रहमत खान उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लाइबा वहाँ से चली गई। सर अबू सराय में तो केदार सिंह का घर भी है, क्योंकि लाइबा ने उन पर ही शक जताया था। अगर लाइबा की हत्या में केदार सिंह की फैमिली का हाथ है तो ये राज रहमत खान भी जानता होगा। लेकिन सर रहमत खान ने तो खुद बुलबुल के पेरेंट्स पे शक जताया था। रहमत खान केदार सिंह की फैमिली का वफादार है। वो तब तक सच नहीं उगलेगा जब तक हम उसे रिमांड पर नहीं लेंगे, और उसे रिमांड पर लेने के लिए हमारे पास ठोस सबूत होना चाहिए। जब तक डॉक्टर राणा हमसे ना मिले, रहमत खान पे कड़ी नजर रखो और ये पता लगाओ कि जिस दिन लाइबा की हत्या हुई उस दिन रहमत खान और लाइबा केदार सिंह के घर गए थे। सर कुछ सैंपल है, तुम्हारा देखो। हिंदू दीदी, जाओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे बाबूजी तो कह रहे थे कि यहाँ की पैकेजिंग यूनिट की हवाओं में भी मसाले उड़ते हैं। वो कहा इसीलिए हम वो गॉगल लगा कर आए, लेकिन हम अभी पैकेजिंग यूनिट से ही आ रहे हैं, वहाँ तो कोई मसाले नहीं उड़ रहे थे। खैर अब हम रोज ऑफिस आएंगे और बाबूजी की कुर्सी पर ही बैठेंगे। जबरदस्ती बिजनेस में घुसना चाहती हो तुम? घर जाके मालपुआ बना के खाओ ना आराम से। और वैसे भी बाबूजी हमको कौन सा बिजनेस पार्टनर बना लिए, तनख्वाही तो देते। अब तुम ठहरे भोंदू, तो क्या हम भी भोंदू बन जाए? ये ऊंधू भोंदू वाली लेना, जाके अपने हस्बैंड को बोलो, वही सुनेगा तुम्हें। हम जानते हैं कि वो भोंदू है, लेकिन आज से इस ऑफिस की धनिया मिर्ची हल्दी इंदू के नाम से ही बिकेगी, समझे? दीदी क्यों तमाशा करते हुए जा रहे हैं यहाँ पे? तुम जाओ घर पे बात करेंगे। हम तमाशा बना रहे हैं? हिम्मत रख खान, औलाद है तू। बेटी तो मोम जैसी थी भैया जी, इन हाथों से खिलाया उसे। खान अब होने को कोई नहीं डाल सकता, लेकिन भरोसा रख, उस बुलबुल के बाप को हम अंदर करवाएंगे जरूर। ये कुछ पैसे रख ले। नहीं भैया, गदाला के नाम पे एफडी करवा दो। खान तुम्हारी बीवी बच्चे अब हमारी जिम्मेदारी है, और हाँ तुम्हारे बेटे को हमारी कंपनी में काम पे लगवा दो। वो अरशद पढ़ रहा है अभी भैया जी। हाँ तो पढ़ा लो, उसके बाद में देखते हैं। जाओ। बाबूजी, इंदू ने मेरे साथ ठीक नहीं किया बाबूजी। अरे पर हुआ क्या है तो बता। अरे पूरे ऑफिस के सामने मेरे मुंह पे मिर्ची का पाउडर मार के गई है वो। तो तू भी कार्तिक की तरह फंस हो गया ना इंदू से। आने दे उसे, हम बात करते हैं। तुम भी वही सोच रहे हो ना जो हम सोच रहे हैं? तुम क्या सोच रहे हो पहले ये तो बता। यही कि इंदू ने हमारी और आलोक ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। इन दोनों बहन भाइयों ने जिंदगी बर्बाद कर दी हमारी। एक झूलन देवी तो दूसरा मालिया। शिक्षा तो आप ही ने दी है ना, जो दी है वही वो दिखा रहे हैं, लेकिन तभी भी आपको अकल कहाँ आई है? अब आप अपने नवासे को अपने जैसा बनाना चाहते हैं। अरे पैदा तो तुम ही की थी ना उन निकम्मों को, और हमारे नवासे को हम हमारे जैसा नहीं बनाएंगे तो क्या तुम्हारा पागल बेटा हमारा बिजनेस संभालेगा? असली चिराग वही है, लेकिन आपने कभी उसकी कद्र नहीं की। अरे काय का चिराग, सबसे बड़ा बोझ है वो हमारा।
केदार सिंह परिवार के हर सदस्य की अपनी एक कहानी थी, लेकिन किसकी कहानी अपराध से जुड़ी थी? केदार सिंह परिवार के ऐसे कई रहस्य थे जिनका भागीदार केदार सिंह का वफादार रहमत भी था। रहमत पर पुलिस की नजर थी और केदार सिंह के परिवार के साथ साथ बुलबुल के माता पिता भी शक के दायरे में थे। और प्रीति और शिल्पी पर एसिड फेंकने वाले की तलाश भी जारी थी। और इन सब के बीच पुलिस डॉक्टर राणा से मिलकर रहमत और डॉक्टर राणा की मुलाकातों का राज जानने की कोशिश कर रही थी। हमने सुना है पिछले कुछ दिनों से रहमत खान आपसे लगातार मिल रहा है। सही सुना है आपने सर। मैं भी रहमत के बार बार मुझसे मिलने से मैं तंग आ चुका हूँ। मतलब सर ये कि पिछले दिनों केदार सिंह के दामाद कार्तिक को काफ़ी सीरियस चोट लगी थी और रहमत उसे बैंडेज करवाने के लिए मेरे पास लेकर आया था। सर कार्तिक की जान लेने की कोशिश की गई थी सर। वो मुझे मार डाली, वो मुझे मार डाली। सर ये देखिए, सिर्फ चोट ही नहीं सर, उसे बुरी तरह से पीटा गया था। तब मैंने देखा कि उसकी बॉडी पर कुछ कुछ पुराने घाव भी थे, इसलिए मैंने ये फोटो संभाल के रखे। सर कार्तिक की बीवी ही कार्तिक को मारती थी। मैं तो पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहता था, लेकिन रहमत ने केदार सिंह को फोन लगाकर मुझे दे दिया। ए डॉक्टर, अपना मुंह बंद रख और चुपचाप इलाज कर उसका। फालतू में बतंगड़ क्यों बना रहा है? लेकिन केदार सर, हम जानते हैं हमारी बेटी ने पीटा है उसको, लेकिन हमारा दामाद भी कुछ कम नहीं है। तू इलाज चालू रख। सर वहां पर कार्तिक की किसी को नहीं पड़ी है। उतनी चोट लगने के बावजूद सिर्फ रहमत ही कार्तिक को मेरे पास लेकर आया। सर मैं तो तब भी पुलिस को बुलाना चाहता था, लेकिन कार्तिक ने ही मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए मना कर दिया। जाने दीजिए डॉक्टर साहब, पुलिस आएगी तो लोग यही कहेंगे कि अपनी बीवी से पिटता। सर कार्तिक की बॉडी में अब तक हेयरलाइन फ्रैक्चर है। उसकी मेडिसिन के सिलसिले में ही रहमत मुझसे मिलता रहता है, लेकिन मैंने रहमत से कह दिया है कि अगर इन फ्यूचर कार्तिक को कुछ भी हुआ तो सबसे पहले जेल में उसको ही भिजवाऊंगा, क्योंकि रहमत ने ही कार्तिक को धमकाया था कि वो मुझसे पुलिस को ना बुलाने के लिए कहे। इसके साथ तुम्हें जो भी करना है अपने बेडरूम में जाके करो, सबके सामने तमाशा मत करो। और आपने जो हमारा तमाशा बनाया उसका क्या? छोड़ो हमें। अभी तो बिजनेस में हिस्सा देने से मना किया है। अगर यही रवैया रहा तुम्हारा तो प्रॉपर्टी और घर से बेदखल कर दूंगा। वैसे ही बहुत लोगों की हाय लगी है आपको। अगर हम आप पे चढ़ गए ना तो आपका क्या हाल होगा आप जानते हैं ना। हिस्सा से निकालेंगे। सर अब तक हम मान रहे थे कि डॉक्टर राणा और रहमत खान की मुलाकात का राज बुलबुल की मिसिंग केस से जुड़ा होगा, लेकिन यहाँ तो इंदु और कार्तिक की कहानी सामने आई है। इनकी कहानी भी पता कर लेंगे शर्मा, लेकिन समझना यह भी होगा कि बुलबुल के गायब होने का कनेक्शन वाकई केदार सिंह और उसकी फैमिली से जुड़ा है या फिर रहमत खान से या फिर मालिक नौकर दोनों से। और लाइबा का मर्डर किसने किया? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लाइबा की हत्या शाम 5 से 6 बजे के बीच हुई, लेकिन उस वक्त बुलबुल के पेरेंट्स का क्राइम सीन पे मौजूद होने का कोई क्लू अभी तक हमें नहीं मिला है। और सर उनके पड़ोसियों का भी कहना है कि उस दौरान वो दोनों अपने घर में ही थे। लेकिन ये साफ है कि लाइबा की हत्या से पहले लाइबा और रहमत खान ये दोनों केदार सिंह के घर पे गए थे। सर लेकिन इस बार की पूछताछ में उन दोनों का केदार सिंह की कंपनी केएस स्पाइस से कनेक्शन जरूर सामने आया है। सर मैं केएस स्पाइसेस में जॉब का इंटरव्यू देने गई थी एक बार, लेकिन सर वहाँ से मुझे कोई कॉल नहीं आया। सर केएस स्पाइसेस वाले टीवी का एक ऐड बनाने वाले थे और एक कोऑर्डिनेटर के थ्रू मैं उसमें एक्टिंग करने के लिए फाइनल भी हो गई थी, पर बाद में पता चला कि अब वो ऐड नहीं बनाना चाहते। लेकिन उनके केएस स्पाइसेस से कनेक्शन का उन पर हुए एसिड अटैक से क्या कनेक्शन हो सकता है? सर कनेक्शन का तो पता नहीं, लेकिन उन दोनों ने कहा कि उनकी केएस स्पाइसेस में जो भी मीटिंग हुई वो केदार सिंह के बेटे आलोक से हुई। लेकिन सर उन्होंने आलोक पर कोई शक नहीं जताया। सर प्रीति और शिल्पी का केदार सिंह के बिजनेस से कनेक्शन था। बुलबुल और लाइबा केदार सिंह की बहू ऋचा सिंह से डांस सीखती थी। सर 4 विक्टिम लड़कियों का एक ही फैमिली से कनेक्शन होना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। लेकिन इन चारों विक्टिम्स में से एक का मर्डर, एक गायब और 2 पर एसिड अटैक। अब ये बात अभी भी अंदाजे पर ही टिकी हुई है कि बुलबुल और लाइबा के केस का इन दोनों एसिड अटैक से कोई कनेक्शन है या फिर ये एसिड अटैक का केस अलग है। प्रीति, शिल्पी, बुलबुल और लाइबा, मान लो कि इन चारों का केस कनेक्टेड है, तो इन चारों के केस में एक ही चीज कॉमन है, वो है ऋचा सिंह का पति आलोक सिंह। क्योंकि प्रीति और शिल्पी की आलोक सिंह से ही मीटिंग हुई और आलोक की ऋचा के स्टूडेंट लाइबा और बुलबुल से बोलचाल भी थी। इस आलोक सिंह की पूरी इंफॉर्मेशन निकालो
और इस सिंह परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबके बारे में अच्छे से पता करो। सर शिल्पी और प्रीति के बाद अब पूजा नाम की एक लड़की पर एसिड फेंके जाने का मामला सामने आया था, लेकिन पूजा पर हुए एसिड अटैक का केस फैजाबाद के एक दूसरे थाने वसंतपुरा में दर्ज हुआ था। इन सभी केसेस में बुलबुल के गायब होने की मिस्ट्री एक ऐसे राज से जुड़ी हुई थी जिसका फिलहाल कोई सिरा जुड़ता नजर नहीं आ रहा था, और ये सवाल भी खड़े हो रहे थे कि क्या बुलबुल अब जिंदा भी थी या फिर उसकी हत्या हो चुकी थी। बुलबुल को देखे हुए 15 दिन हो गए। कभी कभी तो ये सोच के दिल बैठ जाता है कि कहीं वो बुलबुल बेटा, पहले आराम से नाश्ता कर लो, उसके बाद क्लासेस चली जाना। मम्मी लाइबा और रहमत चाचा आ गए। ये तो ले लीजिए। जिसे चाचा कहते कहते हमारी बिटिया थकती नहीं थी, आज वही कमीना हमारी बेटी को खा के। अब्बू, मैंने कभी भी आपको रहमत अब्बू या खान अब्बू करके बुलाया है? नहीं ना? लेकिन ये बुलबुल कभी भी आपको रहमत या खान लगाए बिना चाचा बोलती नहीं। तेरी प्रॉब्लम क्या है लाइबा? अगर मैंने तेरे अब्बू को चाचा जान बनाया, क्यों चाचा? बेटा तेरा दिल करे तो तू भी रहमत अब्बू या खान अब्बू कह के बुलाया कर। आप बहुत वफादार हैं अब्बू। अपने मालिक के लिए अपनी बेटी को पराया कर दिया। नहीं बात करनी हमें। लाइबा मेरी बात सुनो। लाइबा बेटा तेरी अम्मी और भाई कहाँ हैं? अरशद भाईजान तो अभी कॉलेज से ही नहीं आए और अम्मी बाजार गई हैं। हेलो, रहमत खान, सब इंस्पेक्टर प्रवीण शर्मा बोल रहा हूँ। थाने आ जाओ, सर ने बुलाया। अरे बेटा, हम जरा काम से बाहर जा रहे हैं, तुम यहीं बैठना दरवाजा बंद करके। हाँ, हम आ रहे हैं। पर अब्बू आप कब आएंगे? पता नहीं बेटा, खुदा जाने कौन सी कयामत आई है। जितने दिन भी है ना, अच्छे से रह लो, कि मैं और तुम दोनों इस घर के बाहर से, लेकिन हमारे जितने भी दुख और तकलीफ है ना, वो इसी घर की वजह से। हमने बताया था कार्तिक जी को कि डॉक्टर साहब पुलिस बुलाना चाहते हैं। कार्तिक जी ने खुद ने मना कर दिया पुलिस बुलाने से, और डॉक्टर साहब को लगता है कि हमने धमकाया कार्तिक जी को। लेकिन तेरे भैया जी ने तो डॉक्टर को धमकाया था ना, और तूने ही फोन लगा के दिया था। मालिक है वो हमारे, उन्होंने बोला कार्तिक जी को अस्पताल ले जाओ, हम ले गए। अब अस्पताल में जो कुछ भी हो रहा है वो भी तो बताना मेरा फर्ज है ना सर। लेकिन इतना तो जानता होगा कि कार्तिक को उसकी बीवी पीटती थी। इंदू जी शुरू से ही गुस्सेल स्वभाव की है, उनकी तो भैया जी से भी नहीं बनती। ये कार्तिक तेरे भैया जी का घर जवाई क्यों बना? कार्तिक जी के पिताजी भैया जी की कंपनी में नौकरी करते थे, बस इतना ही मालूम। और तेरे भैया जी का बेटा आलोक, उसके बारे में क्या जानता है?
कहीं ऐसा तो नहीं कि बुलबुल के गायब होने में उसी का हाथ हो और उनके कहने पे झूठ बोल रहा है तू? बुलबुल के साथ हमने कुछ नहीं किया, हमने उसे सही सलामत उसके गली के बाहर छोड़ा था। और लाइबा? लाइबा की मौत से पहले उसको अपने भैया जी के घर क्यों लेके गया था? चुप क्यों हो गया खान? कहीं अपने भैया जी से वफादारी निभाने के चक्कर में अपनी बेटी को मार तो नहीं दिया? सब लाइबा की हत्या में बुलबुल के अबू का हाथ है साहब। अब तो ये कहेगा कि बुलबुल के गायब होने में भी उन्हीं का हाथ है, तो हम तेरी बात मान लेंगे? हमने वैसा तो नहीं बोला साहब, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि बुलबुल के गायब होने में ना तो हमारे भैया जी का हाथ है और ना ही हमारा। मालिक! मालिक! सनी! सनी! सर शायद खीर में जहर मिला हुआ था। इस कमरे में और किचन में जो भी खाने का सामान और बर्तन है सबको फोरेंसिक जांच के लिए भेजो और बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। साहब, कार्तिक भैया ने अपनी खीर खुद ही परसी थी और वो खीर तो घर के सब लोगों ने खाई। पता नहीं उनकी खीर में कैसे जहर आ गया। कैसे मतलब क्या? किसी ने तो मिलाया ही होगा ना। सर मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है किसने की और कैसे उनके खीर में पॉइजन मिला है। सर मुझे लगता है शायद कार्तिक जी ने खुद वो जहर मिलाया था। वो खुद क्यों जहर मिलाएगा? सर वो अपनी जिंदगी से तंग आ गए थे, यहाँ उनकी कोई इज्जत नहीं करता था और उनकी बीवी तो सबके सामने उन्हें पीटती थी। सर शायद वो ये बर्दाश्त नहीं कर सके। कार्तिक ने हताशा में खुद को और शायद बदला लेने के लिए इंदु को मार दिया, लेकिन अपने बेटे सनी को जहर क्यों दिया? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस कमीने को खुद को मारना था तो हमारे नवासे को क्यों मारा? मरी तो आपकी बेटी भी है केदार सिंह जी, उसके मरने का दुख नहीं है? दुख तो है, पर उसी ने उकसाया होगा कार्तिक को यह सब करने के लिए। बरसों से अपने तलवों के नीचे दबा के रखा था कार्तिक को। लेकिन आपने भी तो कार्तिक को घर जवाई बना के रखा हुआ था। कार्तिक को इंदु के पापा ने घर जवाई बनाया, पर वो तो हमारे खानदान का दाग बन गया। दाग मतलब? साहब ये जहर देने की हरकत उसने की, इससे तो हमारे परिवार की बदनामी होगी ना। सभी घर वालों का यही कहना है कि कार्तिक ने खुद अपने परिवार को मारा, लेकिन मुझे कहानी कुछ और लगती है। इनके आस पड़ोस नौकर चाकर गार्ड सभी से पूछताछ करो। हाँ सिंह। सर वसंतपुरा थाने में एक और एसिड अटैक का केस सामने आया है। किसी पूजा नाम की लड़की पर एसिड फेंका गया है। वसंतपुरा पुलिस स्टेशन जाओ और पता लगाओ इस पूजा नाम की लड़की का हमारे पास आए केसेस से कोई रिलेशन है क्या? यस सर। अब्बू। पानी। गजाला और अम्मी कहाँ है? अम्मी बाजार से लौटी नहीं थी। गजाला को लगा कि रुखसत खाला के घर पर होंगी, तो वो उनको ढूंढने गई है। अकेले? तूने उसे अकेले क्यों जाने दिया? अब्बू गजाला को मैंने रोका था और मैं बोला साथ चल रहा हूँ। पास में है क्या रुखसत खाला का घर जो अकेले भेज दिया उसे? हाँ अब्बू, पर वो मुझे लेकर नहीं गई। मैंने अरशद, तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए था। तुम्हें हेलो 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 रहमत भाई गजाला को कोई औरत मार के भाग गई। लेकिन रहमत की बीवी यास्मीन कहाँ थी? हम शाम से यास्मीन को भी ढूंढ रहे हैं। गजाला गई थी यास्मीन को ढूंढने, अब गजाला के साथ साहब हम बता रहे हैं इसमें बुलबुल की माँ का हाथ है। बुलबुल की माँ? हाँ साहब, जिसने गजाला पर हमला किया वो औरत थी।
चाहे तो पूछे इनसे। हाँ साहब, मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन वो साड़ी पहने हुए थे। सर, रहमत बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है, अपना किया वो बता नहीं रहा है और बुलबुल के पापा के साथ मुझे घसीटने की कोशिश कर रहा है। ठीक है सर, यास्मीन का फोन कल दोपहर से बंद है और ऐसा कोई लीड भी नहीं मिल पा रहा जिससे ये पता चले कि यास्मीन पे भी अटैक हुआ। एक तरफ पुलिस रहमत की बीवी यास्मीन के गायब होने का राज पता कर रही थी और वहीं दूसरी तरफ गजाला के होश में आने का भी इंतजार किया जा रहा था। और तीनों एसिड अटैक से जुड़े केसेस को भी पुलिस चौतरफा इन्वेस्टिगेशन में जुटी थी और जल्द ही पुलिस को आलोक से जुड़े कुछ राज पता चले। सर, मैं मानता हूँ मेरी बहन को कंपनी में हिस्सा चाहिए था, लेकिन उसको सिवाय किचकिच के कुछ नहीं आता था, इसलिए बाबूजी उसको धंधे से दूर रखना चाहते थे और अब उसे बेटे और पति समेत हमेशा के लिए दूर कर दिया। तुम्हारा बड़ा भाई तो कुछ कर नहीं सकता, इसलिए अपने पिता की संपत्ति के अकेले मालिक तुम ही बचे। सर, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर इंदू का बस चलता तो वो मारने में देर न लगाती। तुम्हारी आंखों में लाल मिर्ची फेंक के उसने नमूना भी दिखा दिया था, इसलिए तुम्हें लगा इससे पहले वो तुम्हारा गला पकड़े, तुम ही ने उसे। सर, मैंने उसको नहीं मारा है। हमें तो ये लगता है कि बुलबुल को भी गायब तू नहीं करवाया है और रहमत खान से झूठ बुलवाया। सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। शिल्पी और प्रीति को जानते हो? शिल्पी और प्रीति? पूजा भी है। और इन तीनों लड़कियों पे एसिड फेंका गया है और इन तीनों लड़कियों का तुम्हारा और तुम्हारे पिता की कंपनी के साथ कनेक्शन है और इन तीनों के साथ तुम ही डील करते थे। एक मिनट, आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि इन लड़कियों पे एसिड तुम ही ने फेंकवाया है। आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। लेकिन तीन लड़कियों का तुम्हारे पिता और तुम्हारी कंपनी के साथ कनेक्शन होना महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। सर, ये एक इत्तेफाक ही है। हो सकता है इनके पीछे वो कार्तिक का हाथ हो और उसके सुसाइड करने की वजह भी यही हो। अच्छा। हाँ सर, वो दिखने में जितना भोला भाला था, एक्चुअली में उसका कैरेक्टर उतना ठीक नहीं था। एक लड़की ने उस पर मोलेस्टेशन का केस भी डाला था। कौन लड़की? लड़की का नाम मुझे नहीं पता, इंदू दीदी ने मेरे को बताया था, इसलिए उसके साथ ऐसा बर्ताव करती थी वो। जिस पर आरोप लगा रहे हो वो भी मर चुका है और जिसे गवाह बता रहे हो वो भी मर गई है। मतलब उन सबको मारकर अपने आप को बचाने का तरीका सुझा रहे हैं। सर, मैंने किसी को नहीं मारा है और यही सच है। अगर आपने इंदू को उसका हक दे दिया होता तो आज के दिन मेरे नवासे का मरा हुआ मुंह देखने को नसीब ना होता। इस नंबर पे एक बार कॉल करके देखो, किसका नंबर है पता लगा। सर, इस रिपोर्ट के हिसाब से तीनों की मौत जहर खाने से हुई है और सर फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक खीर के बाउल में जहर मिलाया गया था। और सर खीर में सिंदूर के ट्रेसेस भी मिले हैं। सर हो सकता है जिसने जहर मिलाया उसका थोड़ा सिंदूर भी खीर में गिर गया हो। लेकिन उस घर में ऐसी कौन सी औरत हो सकती है जो सनी, इंदू और कार्तिक को मारना चाहेगी? सर, केदार सिंह के घर के बाहर एक स्कूटर खड़ा होता है। ये स्कूटर ब्लू कलर का तो नहीं है, लेकिन काफी कुछ वैसा ही है जैसा क्राइम सीन पर देखा गया था। किसका है? साहब, हमने बोला ना, हमने खीर में जहर नहीं मिलाया था। अच्छा, वो स्कूटर UP XX486R तुम्हारा ही है ना? हाँ साहब, लेकिन आप हमारे स्कूटर के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? 15 दिन पहले तक वो स्कूटर नीले रंग का हुआ करता था, अभी उसका रंग बदलवा लिया है। क्यों? अरे साहब, वो गंदा हो गया था, इसीलिए बदलवा दिया वो। तुम्हारा वो स्कूटर उन लोकेशंस पे देखा गया जहां प्रीति और शिल्पी पे एसिड फेंका गया था। और एक और लड़की पूजा, उसका कहना है कि उस पे एसिड किसी औरत ने फेंका। वो एसिड तुम्ही ने फेंका ना? बोलो।
हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दिए साहब। उन लड़कियों के चेहरे गला दिए तुमने और कह रही हो कि गलती हो गई। क्यों फेंका एसिड? साहब हमको पैसे मिले थे उनके चेहरे पर एसिड फेंकने के लिए। किसने दिए पैसे? वो साहब वो डॉक्टर गजाला गजाला रिकवर कर रही है। आई होप वो जल्दी होश में आ जाएगी। अब्बू गजाला ठीक हो रही है अल्लाह की मेहरबानी से। बस अब ये पता चल जाए कि तेरी अम्मी कहाँ है। जी भैया जी। कहाँ है तू? जी वो हम अस्पताल में हैं। नवासा तो हमारा भी मरा है, लेकिन हमने काम धंधा नहीं छोड़ा। अभी के अभी यहाँ आ जा। जो हुकुम भैया जी। ऋचा कहाँ जा रही हो? ऋचा सुनो बात। ऋचा क्या हो? हाँ सर, मैंने ही सुनहरी को बोला था उन पर एसिड फेंक दे, क्योंकि मुझे शक था कि आलोक का उनके साथ अफेयर है। लेकिन हमने आलोक और उन तीनों लड़कियों को इन्वेस्टिगेट किया था। हमें तो किसी एंगल से नहीं लगा कि उनका अफेयर है। फिर तुम्हें ये गलतफहमी क्यों हो गई? आलोक उन्हें घर लेकर आता था और बाबूजी से मिलाने के बहाने मुझे चिढ़ाता था। वो लड़कियां मुश्किल से 1 या 2 बार तुम्हारे घर आई होंगी। सर मैं आलोक को एक ही नज़र में पढ़ लेती हूँ। सर ऋचा के शक करने की वजह मैं खुद हूँ, लेकिन हमारे रिश्ते में आग लगाने का काम इंदू ने ही किया था। मेरे चेस्ट पे स्किन इन्फेक्शन है सर। शादी से पहले मेरे पेरेंट्स ने आलोक के घर वालों को ये बात नहीं बताई थी, लेकिन इंदू को शक हो गया था और मेरी सुहागरात वाले दिन। रिचा आई एम सॉरी। मैंने इन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये लोग तसल्ली करना चाहते हैं। तसल्ली तो करेंगे ही। हाँ, हमारे खानदान के आने वाली वारिस को अगर ये बीमारी लग गई तो दिखा दो क्या बीमारी। सबके सामने मेरे साथ। सर मुझे डर था कि आलोक मुझे कभी भी छोड़ देंगे और उनके घर वाले उनकी दूसरी शादी करा देंगे। और इसलिए तुमने उन 3 लड़कियों का चेहरा बिगाड़ दिया। लेकिन बुलबुल को गायब क्यों करवाया? लाइबा को क्यों मारा? कार्तिक और उसके परिवार को जहर क्यों दिया? मैंने ये सब नहीं किया सर, मैंने नहीं किया। मैं सच बोल रही हूँ साहब, उन पर एसिड फेंकने के अलावा मैंने कुछ नहीं किया। जिस खीर में जहर मिलाया गया था उसमें सिंदूर के ट्रेसेस मिले हैं, और तुमने ही बयान दिया था कि उस दिन रहमत बुलबुल को अलग से घर छोड़ने के लिए निकला था। सर मैंने नहीं देखा था, माँ जी ने ऐसा बताया था। अब तुम कहोगे कि खीर में जहर भी तुम्हारी सास नहीं मिलाया था। अपने आप को बचाने के लिए उन पर मर्डर का आरोप लगा रही हो ताकि तुम्हारा बदला पूरा हो जाए। लेकिन मैं इंदू और कार्तिक को क्यों जहर दूंगी सर? ये बात तुम हमें बताओगी। किशोरी, जब तक ये सच ना बोले अच्छे से सेवा करो इनकी। पुलिस के बहुत जोर देने के बावजूद सुनहरी और ऋचा अपने बयान पर कायम रहे। एसिड अटैक के तीनों केसेस अपने निर्णायक मोड़ पर थे, लेकिन लाइबा की हत्या और बुलबुल के बाद रहमत की बीवी यास्मीन के गायब हो जाने का क्या राज था? गजाला के होश में आने के बाद जब उसका बयान लिया गया तो यह साफ हो गया कि उस पर हमला करने वाली औरत बुलबुल की मां विमला नहीं बल्कि कोई और थी, और गजाला की मदद से उस औरत का स्केच तैयार करवाया गया। कौन है ये? पहचानते हो इसे? नहीं।
नहीं जानता। जिस एरिया में गजाला पर हमला हुआ वहां इस औरत के बारे में पूछताछ करो, शायद कोई लीड मिले। सर, मैंने यास्मीन के कॉल रिकॉर्ड दोबारा स्टडी किए। उसके फोन से एक नंबर पे लगातार कॉल हो रहे थे, ये देखिए सर। और जिस दिन वो गायब हुई उसके एक रात पहले भी यास्मीन ने इस नंबर पे कॉल किया था। किसका नंबर है? सर ये नंबर जमाल कुरैशी के नाम बिजनौर के एड्रेस पे रजिस्टर्ड है। इस एड्रेस पे जाओ फौरन। सर। जी साहब। साहब मैंने कोई गुनाह नहीं किया सिवाय इसके कि अपने शौहर को छोड़कर मैं जमाल के पास चली आई। अपने बच्चों के लिए भी तुम्हारे अंदर कोई प्यार नहीं बचा था? मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि रहमत अपनी वफादारी को साबित करने के लिए इस हद तक गिर जाएगा कि लाहिबा को मार डालेगा और गजाला पे भी। यास्मीन, अगर ये सब तुम्हें पता था तो हमें पहले क्यों नहीं बताया? मुझे सिर्फ शक था। मुझे तो ये भी लगता था कि बुलबुल को भी रहमत ने ही गायब किया है। वो बहुत ही गिरा हुआ इंसान है और उसका तो दूसरी औरत के साथ चक्कर भी है। चक्कर? किस औरत के साथ? वो तो नहीं पता, लेकिन मैंने उसे कई बार एक औरत के साथ देखा है। क्या यही थी वो औरत? हाँ साहब, यही है वो। अब हमारा किसी औरत के साथ कोई चक्कर नहीं था साहब। सच में वो जिन्नत से मिलता था साहब। कोई चक्कर वक्कर नहीं था मेरा साहब। तेरा चक्कर नहीं था तो मिलता क्यों था उससे, और उसे पहचानने से इनकार क्यों किया था पहले? मजबूर थे सर, हम कुछ बोलते तो आप हमारे बेटे को अंदर कर देते। बेटा, जिस औरत ने आप पे हमला किया था आप उसका स्केच बनवा सकते हो? हाँ सर। शर्मा। सर। अब्बू हमको बचा लो, अब्बू बहुत बड़ी गलती हो गई। अब्बू, नादारी में हमारा बेटा अपने से दुगनी उम्र की औरत से इश्क कर बैठा। समझा ने उसे कि हमारे बेटे से दूर रहे सब। सर अब्बू हमारे रिश्ते के खिलाफ थे, तो हमने और जीनत ने सोचा कि हम अगर सबको मार देंगे तो अब्बू की सारी जायदाद मेरे नाम हो जाएगी और सर हम शादी कर लेंगे। तो इसकी जायदाद के लिए तुम इसे बरगला रही थी? लाइबा को भी तुम्ही ने मारा? रहमत ने अपने बेटे अरशद और जीनत के खिलाफ तो जबान खोल दी थी, लेकिन अरशद और जीनत का कार्तिक, इंदू और सनी की हत्या से कोई लेना देना नहीं था, और ना ही बुलबुल को गायब करने में उनका कोई हाथ था। तो फिर इसमें हाथ किसका था? मैंने ही कार्तिक की खीर में जहर मिलाया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो खीर इंदू और मेरे सनी की मौत का कारण कैसे बन गई। मैं इंदू और सनी को नहीं मारना चाहती थी सर, लेकिन आपकी वजह से मरे थे वो तीनों। वैसे सिर्फ कार्तिक को क्यों मारना चाहती थी आप? कार्तिक ने बुलबुल के साथ। मैम सॉरी, मैं अपनी हैंकी भूल गई, तो मैं ले लूँ? हाँ। कार्तिक ने
बहुत देर तक दरवाजा नहीं खोला और जब खोला तो वो झूठ बोलने लगा। बच्चों को लेके गया नहीं अभी तक? नहीं, वो बुलबुल अंदर आई थी भैया जी, उसी को देखने आया हूँ। हमने रहमत खान को आपसे झूठ बोलने के लिए बोला था। हमने इसको बोला था कि बुलबुल की गली के बाहर खाली गाड़ी जाके खड़ी करो ताकि आसपास के लोगों की गवाही उसे मिल सके। और बुलबुल की बॉडी के साथ क्या किया? घर के पीछे गाड़ दिया। सात साल की उम्र से हम भैया जी की वफादारी कर रहे हैं। भैया जी ने हमें बताया कि बुलबुल गलती से फिसल कर गिर गई और उसका सिर मेज से टकरा गया। नहीं जानते थे सब, हम सचमुच नहीं जानते थे कि अल्लाह क्या गुनाह हो गया हमसे। अल्लाह बहुत बहुत बड़ा गुनाह हो गया हमसे। जिस इंसानियत की इंसान से उम्मीद की जाती है वो अक्सर भूल, गलती और अपराध के नाम से अंदर का इंसान भी मार देती है। माना कि अपना किया सबको भुगतना पड़ता है, लेकिन जो शिकार बनते हैं उनकी आप बीती किसी भूल के सुधार, गलती के पश्चाताप और अपराध की सजा से भी बदली नहीं जा सकती। इसलिए जरूरी है कि किसी को दोषी बनाने से पहले हम अपने जमीर को कभी अनसुना ना करें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।